तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 12 की बायोलॉजी। और इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर बच्चों को अक्सर डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। हम जब पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भी इस चैप्टर में कुछ ना कुछ डाउट्स बच्चों हमेशा रह जाते हैं। इसलिए दिस इज द रीजन मैंने ये चैप्टर सबसे पहले लिया है यूट्यूब चैनल के लिए, ताकि अगर बच्चों को प्रॉब्लम होगा तो इस टॉपिक को इजीली वो लोग समझ सकते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम्स जो है बच्चों, वो भी अभी काफ़ी पास आ रहे हैं, तो आप इन वीडियोस की मदद से आपके सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर इनके कोई भी डाउट लगता है किसी भी टॉपिक में तो यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स, और मैं आपको उसमें रिप्लाई करूंगी आपके जो भी डाउट्स रहेंगे। और अगर इन केस कोई डाउट्स अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड है तो आप वो भी बता सकते हो। आई कैन शॉर्ट अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। सो लास्ट क्लास में बच्चों हमने मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट का एक प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखा था कि जो डीएनए एप्लीकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि जो डीएनए एप्लीकेशन होता कैसे है बच्चों। तो लेट्स बिगिन विद दैट। तो डीएनए एप्लीकेशन के लिए बच्चों सबसे पहले तो हम किस में पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोट्स का डीएनए एप्लीकेशन। तो ये वो इजी है, प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन इज इजी कंपेयर टू द यूकैरियोटिक वन। तो अभी जब हम इनिशियली कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो वी स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, बट दैट्स आल्सो बेसिक्स, राइट। तो हम लोग ई कोलाई के अंदर देखने वाले हैं कि उसमें डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। ओके, नाउ इसके लिए जो मेन एंजाइम, जो मेन हीरो है ना बच्चों ये डीएनए रेप्लिकेशन का, वो है हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये हीरो है हमारे इस प्रोसेस का। इसके बिना ना कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होता, ठीक है। और इसके खुद के कुछ फरमाइशें भी हैं, क्योंकि हीरो है ना, और फरमाइशें मैं आपको आगे बताऊंगी। बट जो डीएनए एप्लीकेशन के लिए जो मेन एंजाइम है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो बच्चों, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और बच्चों ये काम इतना बेहतरीन करता है, आप जरा देखो तो क्या 2000 बेस पेयर ऐड करता है 1 सेकेंड में। मतलब सैल्यूट है, मतलब 1 सेकेंड में ये हीरो 2000 बेस पेयर्स ऐड कर रहा है, एंड दैट टू विद हाई एक्यूरेसी। गड़बड़ नहीं करता। हम तो जल्दी जल्दी लिखने जाएंगे तो कितनी गड़बड़ कर देंगे, डेफिनेटली होगी हमसे तो गड़बड़। बट ये पूरी हाई एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। ओके, और इसके मतलब इसीलिए इसको क्यों मेन बोलते हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और इसकी फरमाइशें भी मैं बताऊंगी आपको। जो मेन बंदा होता है ना, उसके कुछ हमेशा वो रहते हैं कि भाई कंडीशंस रहती है कि मैं ये होगा तभी काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कुछ इसके भी ऐसी ही हाल है। नाउ इक्वलाई जीनोम का हमने बेस पेयर ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, दैट इज 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। और डीएनए एप्लीकेशन कंप्लीट करने में उसको 18 मिनट्स लगते हैं। नाउ बच्चों ये है डीएनए एप्लीकेशन कंप्लीट करने का टाइम, ना कि सेल डिवीजन का। ई कोलाई के पूरे सेल को डिवाइड होने में 20 मिनट्स लगते हैं, लेकिन उसमें से डीएनए को डबल करने में 18 मिनट्स लगते हैं। मतलब बाकी का काम वो 2 ही मिनट में कर लेता है, सोचो। एक जो पूरा ई कोलाई का सेल है, ठीक है, एक ई कोलाई के सेल में से जब दो सेल बनते हैं, ठीक है, ये एक है, एक में से जब दो ई कोलाई के सेल बनेंगे बच्चों, तो इसमें डीएनए को डबल करना होता है ना, तो वो उस डीएनए डबल यानी डीएनए रेप्लिकेशन में 18 मिनट्स लगते हैं, और बाकी पूरे प्रोसेस को टोटल 20 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैम आपने लास्ट वीडियो में तो 20 मिनट्स बोला था, तो वो पूरे सेल डिवीजन का है। और यहाँ पे जो मैं 18 मिनट्स बोल रही हूँ वो आपके डीएनए रेप्लिकेशन का है, तो उसको ध्यान में रखेंगे सब। ठीक है, आओ इस मेन हीरो के अलावा देखते हैं बच्चों हमको डीएनए रेप्लिकेशन में किन की जरूरत है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, वो कभी खुद से पहला काम इनिशिएट नहीं कर सकता, कैन नॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन। वो वो खुद से कभी भी रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, और जो रेप्लिकेशन होता है बच्चों, वो कौन कहाँ से इनिशिएट होगा, ओरीसी से। दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरीसी इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन का काम है वो स्टार्ट होता है ओरीसी से, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। ठीक है, इनफैक्ट जो आर डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर्स यूज होते हैं बच्चों, आर डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में जो है बच्चों, तो उसमें जो वेक्टर्स यूज होते हैं ना, उनके पास भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। जो वेक्टर्स हमारे आरडीएनए बनाने के काम में आते हैं ना बच्चों, उस टाइम पे भी मतलब उन वेक्टर्स के पास भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। मतलब चाहे प्रोकैरियोट्स हो बच्चों, चाहे यूकैरियोट्स हो, इन सभी में रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। एक स्टार्ट पॉइंट होता है कि भाई यहाँ से तुम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल हैज ओनली वन origin of replication,
ठीक है? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सिर्फ़ एक ही होता है और जो यूकैरियोट्स होते हैं दे हैव मल्टीपल, ठीक है? उनके पास मल्टीपल है क्योंकि वी हैव क्रोमोसोम्स ना, राइट? दे हैव ओनली वन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। वी हैव मल्टीपल डीएनए फ्रेगमेंट्स, 46 क्रोमोसोम्स है। So we have multiple origin of replication. On the other hand, prokaryotes have only one origin of replication. समझ में आ गया? तो origin of replication क्या हो गया? जहाँ से DNA replication start होगा. In fact, the vectors also has this origin of replication. Now, जो replication process है ना बच्चों, ये बहुत energy इंटेंसिव प्रोसेस है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये जो प्रोसेस है वो बहुत बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीमली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है बच्चों? तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम डीएनटीपीज़, ठीक है? अब इस पे थोड़ा एम्फसाइज़ करेंगे डीएनटीपीज़ पे, दैट इज़ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड एंड नॉट न्यूक्लियोटाइड। बच्चों यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इट्स न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है? इट्स न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से बीच में गलती से ब्रैकेट कहाँ से आ गया, ठीक है? ये ब्रैकेट गलती से बच्चों। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये जो डीएनटीपीज है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई, जनरली क्या होता है? वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, एक ही फॉस्फोरस होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें एक ही फॉस्फोरस है। यहाँ पे 3 फॉस्फोरस के बारे में बात हो रही है। आपका जो न्यूक्लियोटाइड बनता है एडेनाइन गुआनिन बच्चों, उसमें एक ही फॉस्फोरस होता है। यहाँ हम 3 फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। द रीजन फॉर दैट, एक तो ये सबस्ट्रेट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सबस्ट्रेट्स मतलब दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? इनमें से हमको न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे और जो बाकी के 2 फॉस्फोरस बचे बच्चों, बाकी के 2 फॉस्फोरस जो बचे, एक फॉस्फोरस से तो एक फॉस्फोरस से तो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, बाकी के जो 2 फॉस्फोरस बचे बच्चों उससे एनर्जी मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो एन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनटीपीस? डीएनटीपीस का रोल क्या है? तो सबसे पहले तुम्हें डीएनटीपीस का फुल फॉर्म आना चाहिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये उसका फुल फॉर्म है। उसका डुअल रोल है, यानी 2 रोल है। एक तो सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब डीएनए की नई स्ट्रैंड को बनाने के लिए वो न्यूक्लियोटाइड दे रहा है। दूसरा, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। 3 फॉस्फोरस है ना, एक से वो न्यूक्लियोटाइड दे देगा, 2 से वो एनर्जी दे देगा। तो डीएनटीपीस के डुअल रोल याद रखना, डीएनटीपीस का फुल फॉर्म भी याद रखना। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक हमारा जो मेन हीरो है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा हमने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। थर्ड, इट्स एन हाईली एनर्जी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रोसेस। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? डीएनटीपी से आएगी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ओके, अब डीएनए जो होता है ना बच्चों, कभी भी फुल्ली ओपन नहीं होगा। डीएनए थोड़ा थोड़ा ओपन किया जाता है। जैसे ना, मैं बहुत हमेशा ये वाला एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों को कि जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं, ओके? तो दिवाली की सफाई में क्या हम ऐसा करते हैं कि हम पूरे घर का सारा सामान एक साथ निकाला, बाहर निकाल दिया, पूरे घर की सफाई एक साथ कर दी और फिर हमने सारा सामान रख दिया? इज दैट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सफाई करना इज एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो वी कैन नॉट डू दैट। सो व्हाट डू वी डू? वी टेक वन रूम, और अगर रूम बड़ा होता है सो उसमें भी हम पार्ट्स में काम करते हैं कि आज हम ये कॉर्नर कर लेंगे, कल हम वो कॉर्नर कर लेंगे। दिस इज हाउ वी डिसाइड, राइट? तो बच्चों उसी तरीके से हमारा डीएनए एप्लीकेशन है। अगर हमने पूरे डीएनए स्ट्रैंड को एक साथ ओपन कर दिया ना, तो बैंड बच जाएगी। एक तो उसके अंदर टेंगल, मतलब जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स है वो आपस में टेंगल हो जाएंगे, यानी अगर सिंपल भाषा में बोलूँ गूंज पड़ जाएगी उसमें, जैसे हमारे बालों में पड़ जाती है। और दूसरा, मतलब पूरे डीएनए को एक साथ रेप्लिकेट करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? मैनेजेबल नहीं रहेगा। तो डीएनए हमेशा थोड़ा-थोड़ा ओपन होता है। ओपन कहाँ से होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ओपन होना स्टार्ट होगा। उसको ओपन करने के लिए बच्चों एक एंजाइम है जो आपकी बुक में तो नहीं दिया है, बट फॉर योर नॉलेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज हेलिकेस। ये रहा वो एंजाइम, हेलिकेस। तो ये हेलिकेस क्या करता जाता है ना बच्चों, ये जो डीएनए के डबल आई मीन जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, उसको तोड़ के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर रहा है। देखो, यू कैन लुक इनटू द डायग्राम। डायग्राम इज वेरी क्लियर बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। अब उसके ऊपर आप ये देख सकते हो पर्पल कलर के प्रोटीन्स लगे हुए हैं, दैट इज एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं? उनको एंटेंगलमेंट से बचाते हैं। दे वर्क लाइक योर सीरम, हेयर सीरम।
जिन भी बच्चों ने हेयर सीरम यूज़ किया उनको पता होगा कि सीरम लगाने से बालों में टेंगल्स नहीं आते, मतलब बूचे नहीं पड़ती है, या कंडीशनर लगाने से। तो बस बिल्कुल बच्चों ये वही कंडीशनर, वही हेयर सीरम है, ठीक है? जब डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन कर दिया जाता है तो इनके ऊपर ये सीरम यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगा दिए जाते हैं। ओके? अब इसे ये जो शेप आप देख रहे हो बच्चों, ये वाई शेप है ना? आप इस शेप देखो कैसा है, वाई शेप है। तो वी कॉल इट रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अपन क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क, ऐसे, है ना? फॉर्क, फॉर्क, ठीक है? जो फ्रूट खाने वाली फॉर्क है, नॉट योर चाइनीज़ वाली फॉर्क, ठीक है? चाइनीज़ वाली फॉर्क में जनरली क्या होता है ना, वो 3 इस तरह से होते हैं वो। चाइनीज़ फॉर्क जो आती है वो ऐसी होती है, ठीक है? और जो फ्रूट वाली फॉर्क होती है वो ऐसी होती है। दैट्स अ डिफरेंस, राइट, है ना? तो चाइनीज़ वाली फॉर्क के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आपकी जो फ्रूट फॉर्क जिससे आप फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें आपके सिर्फ 2 ही स्ट्रैंड्स उसमें आते हैं। तो ये इट लुक्स लाइक अ रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है? तो इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क, इट लुक्स लाइक एक्चुअली फॉर्क, इसलिए हम उसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो थोड़ा-सा ओपन होगा, थोड़ा-सा ओपन होगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा ओपन होने के बाद। अब डीएनए पॉलीमरेज़ आएगा। अब मैंने क्या कहा? बंदा बोल रहा है कि भई मेरी खुद की कुछ डिमांड्स हैं, ठीक है? वो बोल रहा है कि मेरे खुद की कुछ डिमांड्स हैं। मैं सबसे पहली बात वो ये कह रहा है कि मैं इसको ऐसे ओपन कर देती हूँ बच्चों इस डायरेक्शन में। ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम, 5 प्राइम। अभी ये पार्ट पूरा बंद है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है? ये पार्ट आपका ओपन हो गया। तो सबसे पहले बोलते हैं कि मैं ना इनिशिएट नहीं करूँगा, मैं तो नहीं चालू करूँगा कि मैं भई सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड मैं ही रखूँ। ही सेड दैट आई कैन नॉट डू दैट वर्क। मैं सबसे पहले जाके नहीं करूँगा, थोड़ा-सा तुम काम करके रखो देन आई विल डू दैट। तो इट इज़ लाइक अ मेन शेफ जो बोलता है कि तुम थोड़ी-सी चॉपिंग करके रखो, आई विल कम एंड जो सब्ज़ी छौंकने का काम आई विल डू दैट, ओके? तो यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चों, सबसे पहले प्राइमर आता है। इसलिए हम यहाँ पे रख देते हैं आरएनए प्राइमर। अगेन आरएनए प्राइमर के बारे में बुक में नहीं दिया है, बट दे हैव मेंशन दैट कि ये खुद से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। बच्चों क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आरएनए प्राइमर रख दिया जाता है, ठीक है? तो रेड कलर से जो मैंने बनाया है दैट इज़ योर आरएनए प्राइमर, ओके? तो ये बोलता है कि सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड मैं तो नहीं रखूँगा, तो आरएनए प्राइमर ने अपना काम कर दिया। दूसरा इसकी क्या कंडीशन है, ये बोल रहा है कि भई मैं तो ना 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही नई चेन बनाऊँगा। मतलब जो नई चेन का डायरेक्शन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये मेरा फिक्स क्राइटेरिया है। समझ में आ रही बात? तो बंदे की 2 फ़रमाइशें हैं। पहला न्यूक्लियोटाइड मैं नहीं रखूँगा, तो वो प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व की? हमने यहाँ पे आरएनए प्राइमर रखवा दिया। द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर दिस इज़ आरएनए प्राइमेज़। दूसरा वो क्या बोल रहा है कि भई मैं ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करूँ। तो उसके लिए क्या होता है कि चलो हमने बोला ठीक है भई इतना इम्पोर्टेंट है यार, ये हीरो है हमारा, 2000 बेस पेयर्स ऐड करेगा पर सेकंड, तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो जब ये वाली स्ट्रैंड है, तो अगर मैं यहाँ लेबल करूँ तो ये बच्चों ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम हो जाएगा। तो नई स्ट्रैंड ना इस डायरेक्शन में बनती चली जाएगी विदाउट एनी इश्यू। जब हमारा रेप्लिकेशन ओपनिंग का मतलब इस डायरेक्शन में अगर रेप्लिकेशन चल रहा है तो। अब इस डायरेक्शन में क्या होगा? दिस इज़ गोइंग टू बी 5 प्राइम एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 3 प्राइम। तो ये डीएनए इतना ही बनेगा। अभी डीएनए तो इतना ही बन गया, आगे तो दी एंड आ गया ना। आगे क्या आ गया? दी एंड आ गया। अब आगे कैसे जाएगा भई? आगे थोड़ी खुल रहा है रेप्लिकेशन। आगे डीएनए ओपन्ड ही नहीं है। डीएनए तो इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है ना। डीएनए इज़ ओपनिंग इन दिस डायरेक्शन एंड नॉट इन दिस डायरेक्शन। देखो मैंने एरो बनाया है। ये तुम्हारा एरो, इसको ध्यान में रखो। ये तुम्हारा एरो है, ठीक है? तो डीएनए तो इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो इसको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें बच्चों अपने को बार-बार आरएनए प्राइमर डालना पड़ेगा। ये यहाँ पे आके रुक गया, तो हम उसको बोलते हैं चल आजा इधर आजा, घूम फिर के आजा। हम थोड़ी-सी तेरी बात मान रहे हैं, थोड़ी-सी तू हमारी बात मान ले। तो बोलता है ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ। वो घूम के फिर से आएगा, ही विल मेक अगेन न्यू फ्रेंड, ठीक है? तो इस तरीके से एक स्ट्रैंड में तो कंटीन्यूअस बनता रहेगा डीएनए। ठीक है? इस कंटिन्यूअस डीएनए बनता रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जिसमें डीएनए बिना किसी रुकावट के बनेगा, उसको लीडिंग बोलेंगे। जिसमें डीएनए ऐसे टुकड़ों में बन रहा है, इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है? थोड़ा-सा टेक्निकल तो है ही बच्चों, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है बट अगेन
एकदम शांति से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, हमने क्या देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो सबके दिमाग में क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि भई आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहाँ पे सबसे पहले जो एंजाइम आता है वो हेलिकेज़ एंजाइम है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा और दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करेगा। दोनों स्ट्रैंड्स में टेंगलमेंट नहीं हो तो उसके लिए वहाँ एसएसबी प्रोटीन जो हमारे सीरम की तरह एक्ट करते हैं वो अटैच हो जाएँगे। नाउ वो जो ओपनिंग है वो वाई शेप की है तो वी कॉल इट रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, ये हाईली एनर्जी एक्सटेंसिव प्रोसेस है तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और जो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा दैट इज़ डीएनटीपीज़, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, तो वो 2 काम कर रहा है। एक वो सबस्ट्रेट भी देगा, दूसरा वो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज़ क्या बोल रहा था कि भई पहला न्यूक्लियोटाइड तो मैं नहीं रखूँगा, तो पहला न्यूक्लियोटाइड हमने उसको रख के दे दिया आरएनए प्राइमर से। तो आरएनए प्राइमर आ गया। अब वो बोलता है कि मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही नई चेन बनाऊँगा। हमने बोला ठीक है बना ले। तो जिस जिस भी टेम्पलेट का जो भी टेम्पलेट 5 प्राइम से 3 प्राइम है, उसके सामने वाली जो चेन है, ठीक है, वो कंटीन्यूअसली बन रही है विदाउट एनी फॉल्ट। ठीक है, मतलब ये वाली जिस भी 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली टेम्पलेट है, सॉरी यहाँ से नहीं रीड करेंगे, वहाँ से रीड करेंगे। 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली जो टेम्पलेट है, वहाँ पे तो चेन कंटीन्यूअसली बन जाएगी। लेकिन जो दूसरी वाली है, उसमें बार-बार आरएनए प्राइमर जोड़ना पड़ेगा और टुकड़ों में आपकी जो है स्ट्रैंड्स वो बनेगी और ये जो टुकड़े बन रहे हैं, जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, वी कॉल देम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और बच्चों ये फ्रेगमेंट्स को बाद में जोड़ दिया जाता है यूजिंग अ डीएनए लाइगेज एंजाइम। इन फ्रेगमेंट्स को बाद में जोड़ दिया जाता है यूजिंग अ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? देखो आओ देखते हैं इसमें आगे एक और डायग्राम मैं लेके आई हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। देखो लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी हुई जिसका टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना? देखो सेम डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था। तो आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो है ब्लू कलर का देखो, है ना? वो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। वहाँ पे कंटिन्यूअस बन रही है, जो नई स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअस बन रही है। लेगिंग स्ट्रैंड कौन सा हो गया? दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, ठीक है? वहाँ डिसकंटिन्यूअस बनेगी, ठीक है? और ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनाते हैं एंड वी जॉइन देम फ्रेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, ठीक है? डीएनए लाइगेज की मदद से। ओके, तो ये था आपका रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब बारी आती है रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कब होता है बच्चों? एस फेज के वक्त। कब होता है? एस फेज, ठीक है, दैट इज सिंथेसिस फेज। इंटरफेज में 3 फेज आते हैं, G1 एस एंड G2। तो एस फेज के वक्त होगा। दे मस्ट स्टे कोऑर्डिनेटेड विद द सेल साइकिल। इनको सेल साइकिल के साथ कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है क्योंकि सेल साइकिल के वक्त ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अगर फेलियर ऑफ रेप्लिकेशन पोस्ट रेप्लिकेशन, अगर रेप्लिकेशन हो गया बट सेल डिवीजन नहीं हुआ, रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए को डबल कर लिया लेकिन बच्चों सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो दैट विल रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी मोर देन द डिप्लॉइड। पॉली मतलब मेनी, तो इंस्टेड ऑफ हैप्लॉइड डिप्लॉइड इट विल बी पॉलीप्लॉइड। ओके, तो ये यूकैरियोटिक के लिए आपकी बुक में सिर्फ इतने से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट और दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ हमारा रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। दिस एग्जाम्पल दिस प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसको भी थ्योरी में पूछ सकते हैं बच्चों, मतलब इस चैप्टर में ना मैं आपको ऐसा एक भी टॉपिक नहीं बोल पाऊंगी कि भाई ये नहीं पूछेंगे, या आपके एमसीक्यू में, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेट में आप मानोगे नहीं, इसमें 5 टू 6 एमसीक्यू आते हैं, मतलब 25 से 30 मार्क्स इसी चैप्टर के हैं। तो इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को, भले आपको ये लग रहा है डिफिकल्ट है मैं छोड़ दूं, नहीं, इस चैप्टर को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हो आप, इसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखेंगे, तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू एवरीवन।